हेलो जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मेरी आवाज आ रही है? दिखाई सुनाई दे रही हूँ मैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 का पेपर जो आपका भी रिसेंटली हुआ है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक मिनट वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों का भी, फिर स्टार्ट करेंगे क्लास को। कैसे हैं सभी बच्चे? कैसी चल रही है तैयारियां आपकी? नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम भी है। गुड इवनिंग। एग्जाम होगा ना मैम? हाँ जी, एग्जाम बिल्कुल होगा। 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम है, ठीक है? एग्जाम होगा, इस गलतफहमी में ना रहें कि नहीं होगा। ओके, ये होना ही है आपका दोबारा एग्जाम। तैयारी जारी रखें अपनी और जोरों शोरों से तैयारी करें, ठीक है? क्योंकि बहुत टफ पेपर नहीं आने वाला है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। जिस जैसा लेवल अभी था वैसा ही रहेगा आपका। क्योंकि एकदम से पैटर्न चेंज तो नहीं करेंगे, उसी पैटर्न पे काम करें आप जिस पे अभी आपका पेपर आया था ना। एकदम से अभी पैटर्न चेंज नहीं होगा और अ, उम्मीद है ज्यादातर कि प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं आपके रिपीट हो, है ना? तो उसी चीज पे ज्यादा काम करें। एग्जाम तो होना ही है, ठीक है? तो स्टार्ट करें हम, जो आ गए हैं, बाकी फिर आते रहेंगे, है ना? यूट्यूब पे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है? कौन दे रहा है? देखो, यूट्यूब का क्या है, वहां पर बढ़ाने होते लोगों ने अपने व्यूज और अपने चैनल को करना होता है फेमस, है ना? तो उन पे ज्यादा विश्वास मत करें आप। यूट्यूब पे तो अब आपको पता है बहुत सारी दुनिया रहती है और अपने अपने हिसाब से सारे कुछ भी बोलते हैं। तो उन गलत फहमियों में मत रहें आप। पेपर आपका होगा, आप मुझ पे विश्वास करें।
रहें और अपनी पढ़ाई मतलब करते रहें, पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पेपर जो अभी आपका रिसेंटली हुआ है, मैं उस पेपर के ऊपर आपसे डिस्कशन आज करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये कैसे होगा? अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर? अ, बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है? इसको कैसे करूं मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 51? अब तबीयत ठीक नहीं है सुरुचि, क्या हो गया आपको? तबीयत का देखो अभी बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपना, है ना? क्यों? क्योंकि एग्जाम टाइम है तो बहुत जरूरी है आपकी तबीयत ठीक रहे। ओके, अब ये मुझे इससे बड़ा करना नहीं आ रहा है ये। अ, ठीक है ना, इतना दिख रहा है? चलो क्वेश्चन पढ़ने लगी हूं मैं, है ना? क्वेश्चन पढ़ती हूँ। बिना दुख के सब निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। ठीक है, तो ये पंक्ति मतलब अगर आप सुमित्रा नंदन पंत को अगर आपने अच्छे से आप जानते होंगे, अच्छे से आपको आपने उनको पढ़ा होगा, तो हम्म, इसमें लिखा नहीं जाता क्या पीडीएफ में? किसी को नॉलेज है इसके बारे में? इसमें मैं लिख नहीं पा रही। ओके, कोई नहीं। चलें, आप अपनी कॉपी पेन साथ में रखें, जब मैं आपको बताऊंगी उसको नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही और मुझे पता नहीं है इसके बारे में। मैं पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ ना आज आपको, पीपीटी से नहीं पढ़ा रही, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो इसमें लिखा नहीं जा रहा है, पता नहीं अब क्या सिस्टम होगा। तो आप अपनी कॉपी पेन निकाल के जो मैं आपको बताऊंगी वो लिख लेना, है ना? तो जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, अगर आप उनको अच्छे से जानते होंगे, तो सुमित्रा नंदन पंत का की जो पंक्तियां हैं, उनका जो लिखने का शैली है, लिखने का तरीका है, वो ऐसा है ना? आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो जिसको अगर आपको उनकी लिखने की शैली पता होगी तो आप ये बिल्कुल कर पाएंगे, है ना? वैसे भी ये आपके सिलेबस की कविता थी, परिवर्तन। तो परिवर्तन कविता की ये पंक्ति है, जो यहाँ पंक्ति आपसे पूछी गई है, परिवर्तन कविता की पंक्ति है, और आपके आपने ये पढ़ा होगा, है ना? तो सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन कविता की पंक्तियां हैं, तो आप ये देख लो, आप मतलब लिख लेना, इसको नोट कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट पर, 52। इसमें क्या था, आपको सूची एक का सूची दो के साथ मिलान करना था, है ना? तो इसमें क्या था, विशेषण, और यहाँ पर विशेषण के प्रकार। अब देखो, आपने विशेषण पढ़े नहीं होंगे, है ना? क्योंकि आपके सिलेबस में ग्रामर मतलब आपके पेपर में आती नहीं, कम आती है, तो आपने पढ़े ही नहीं होंगे विशेषण। पर फिर भी नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, अच्छा, अच्छा क्या है? अच्छा एक गुण है। अच्छा होना क्या है, अपने आप में एक गुण है ना? तो अच्छा क्या है, गुणवाचक विशेषण। सवा क्या है? सवा जो है वो मतलब काउंटिंग है, संख्या है ना? तो सवा संख्यावाचक विशेषण। कुछ, कुछ, कुछ मतलब क्या, परिमाण, है ना? तो परिमाणवाचक। और वह तो आपको पता ही है सर्वनाम है, तो सर्वनामिक विशेषण। तो इसमें कौन सा पढ़े हैं? अच्छा पढ़े थे, गुड, तब तो आपने बिल्कुल सही किया होगा इसको ना। तो इसका आंसर था 3। ए का 3, बी का 4, मतलब अच्छा गुणवाचक विशेषण, बी का 4 सवा
संख्यावाचक विशेषण, सी का 2 कुछ परिमाणवाचक विशेषण और वह सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके हो गए। तीसरे पे चलते हैं। शेखर एक जीवनी के अनुसार शेखर द्वारा बनाई गई समिति एंटीगोनम क्लब के प्रमुख सदस्य कौन थे, इसमें से आपको बताना था। और यहां पर आपको दिए थे जी 5 ऑप्शन और इसमें से आपको क्या करना था, इसमें से आपको छांटने थे मतलब कोड में जो आंसर आपको देना था इसमें, है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा गया आपसे, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेती हूं। तो यहां पर जो आपसे पूछा गया था इसमें था ऑप्शन ए कुमार, ऑप्शन बी सदाशिव, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर डी राघवन और ऑप्शन नंबर ई देवदास। और नीचे जो विकल्प थे उनमें से सही उत्तर का आपको चयन करना था, यानी कि आपको कोड में आंसर देना था। तो इसका था आंसर 4, ए बी सॉरी बी डी और ई। बी में कौन है, सदाशिव, डी में कौन है, राघवन, और ई में कौन है, देवदास। ठीक है, तो आप इसको सही आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो शेखर एक जीवनी आपके सिलेबस में ही है, शेखर एक जीवनी आपने पढ़ा होगा अच्छे से। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है, तो सतपुड़ा के जंगल में किस वाद्य यंत्र का उल्लेख हुआ है, ढोल। मैंने आपको बताया था सतपुड़ा के जंगल से बहुत बहुत मतलब पूछा ही जाता है, हर बार प्रश्न पूछा ही जाता है इस कविता से, सतपुड़ा के जंगल से, है ना। हर बार प्रश्न आता ही है। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, 2 बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था ना, इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर, है ना। तो पूछा था कितने मुर्गे कितने तीतर थे, और क्या था, मुर्गे थे, तीतर थे, मोर थे, क्या था, इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए हुए थे ना। तो क्या है, कविताओं से इस तरह के क्वेश्चन इस बार आए थे और सीक्वेंस में भी लगाने को आई थी पंक्तियां, है ना। तो ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज था, अभी ये तो पैटर्न चेंज नहीं है, आगे अभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं अब हम। धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है, तो मोक्ष का अर्थ इसमें पूछा था, मोक्ष का उचित अर्थ पूछा था। तो ध्रुव स्वामिनी के अनुसार अगर हम देखें तो मोक्ष का अर्थ क्या बनता है, विवाह विच्छेद या फिर तलाक, है ना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है, तो मैं आपको, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। यह कथन किस कहानी से लिया गया, तो ये कथन था राजा निर्बंसिया कहानी से, है ना। कहानियां भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, सिर्फ 21 कहानियां आपके सिलेबस में और बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी हैं। और मैंने आपको कहा था कि कहानियां सबसे पहले पढ़ करके आप कंप्लीट कर लो। प्रश्न नंबर 57 यानी कि 7वां प्रश्न जो है आपका वो क्या है, यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कविता क्या है से उद्धृत है। तो यहाँ पर पंक्तियां दी थी 5 और उसके बाद दिए थे फिर कोड, क्योंकि जो ऑप्शंस थे वो टफ थे, है ना। जैसे पहले तो आपको पता ही 4 ऑप्शन आते थे, अब क्या होने लग गया, 5 ऑप्शन आने लग गए, और 5 ऑप्शन के बाद भी फिर 4 ऑप्शन और आने लग गए, है ना। तो 5 और 4 9 ऑप्शन आपके पास होते हैं। अब मतलब बोलने को तो यही है कि 4 ऑप्शन है, बोलने को 4 ही है ना, नीचे जो कोड में दिए हुए हैं बोलने को 4 ही है। लेकिन अगर हम पूरा इसका हिसाब लगा करके देखें तो कितने क्वेश्चन कितने ऑप्शंस बनते हैं हमारे पास, 9 ऑप्शन बनते हैं, और 9 में से चुनना थोड़ा सा टफ काम है ना। तो फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ा है आपने सब कुछ, तो आप अच्छे से कर सकते हैं ना। मतलब आइडिया भी तभी लगता है जब आपने पढ़ा हो कुछ। तो देखते हैं पहले हम 5 ऑप्शन क्या क्या हैं। मैं अशेष मंगल कामनाओं को की पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूं। और बी ऑप्शन है, जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाए प्रवृत्त होता है।
ऑप्शन नंबर सी है वर्णय वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा है उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ई में लिखा है सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। अब यहां पर पूछे आपको चार ऑप्शन कि इनमें से कौन सा सही है, वो आपको कोड चयन करना है। तो इसमें जो सही जवाब था वो है बी, सी और ई, यानी कि ये वाला, जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं उन्हीं के वर्णन में वह सौंदर्य सुखा प्रवृत्त होता है। और सी में लिखा है कि वर्ण्य वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। और ई में लिखा है सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं है। तो किसके कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल के। और कहां से लिए गए हैं? कविता क्या है निबंध से। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 58 पर। प्रथम प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। मैंने आपको क्लास में कहा था पत्रिकाएं पढ़ के जाना जरूर, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया था कि पत्रिकाएं पूछी नहीं गई हैं, पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर क्या पूछ ले, कहां से पूछ ले, हमें कुछ भी पता नहीं है ना। तो पैटर्न चेंज करता है एग्जामिनर, तो नेचुरल सी बात है पत्रिकाओं पे ध्यान तो जाएगा। तो जो पत्रिकाएं पढ़ करके गए थे उन्होंने इसको सही किया होगा। तो इसमें मैंने आगे लिखा भी है भारत बंधु जो है वो 74 और 76 इसके दो समय मिलते हैं। तो आएगी यही पहले, नहीं, बिहार बंधु पहले आएगी 72 में, फिर आएगी भारत बंधु, उसके बाद हिंदी प्रदीप, फिर देश हितैषी और फिर हिंदुस्तान। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 था वो सही था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 यानी कि 9th क्वेश्चन। तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां पूछी गई कौन सी हैं? तो यहाँ पर भी आप मतलब अगर आपने नहीं भी पढ़ा था रामचरितमानस तो भी आप इसमें आइडिया लगा सकते थे। आइडिया यानी कि राम राज्य, राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का मतलब ये है कि जिसमें आराम हो, है ना, कोई डर ना हो, कोई भय ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो उसको हम राम राज्य कहते हैं ना। राम राज्य मतलब आराम का राज्य, चैन का राज्य, मतलब जिसको हम कह सकते हैं। तो तुलसीदास द्वारा रचित राम राज्य की पंक्तियां पूछी गई हैं रामचरितमानस से। तो देखते हैं पहली पंक्ति, नहीं भय शोक न रोग। नहीं भय शोक न रोग मतलब कि राम राज्य, ठीक है ना, भय है ना शोक है ना रोग है। ठीक है, क्लियर हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बड़े भाग मानुष तन पावा, मतलब कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य मनुष्य तन जो है वो आपको मिला है। तीसरा जो है सी, सब सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, मतलब कि सब गुणों वाले हैं, सब पंडित हैं, सब क्या है, ज्ञानी है ना। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर। इसमें क्या लिखा है, देत ईस बिनु हेतु सनेही। और ऑप्शन नंबर ई में क्या लिखा है, सब उदार सब परोपकारी। अब क्या है यहाँ पर, राम राज्य, जो बड़े भाग और ये वाला बी और डी है, ये तो मतलब राम राज्य के से रिलेटेड पंक्तियां लग नहीं रही हमें, है ना। तो हम इसको क्या कर देंगे, साइड कर देंगे। नहीं भय शोक न रोग, सही। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, कि सारे गुणवान हैं और सब पंडित सब ज्ञानी है, राम राज्य में ऐसा ही होगा, है ना। राम राज्य बोलते हैं ना, ये कौन सा युग है, त्रेता युग में, त्रेता युग में कि त्रेता युग के बाद कुछ ऐसे राम राज्य आएगा, है ना। अ, क्या है वो, मुझे याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली। तो क्या होगा उसमें, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई शोक नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, है ना। किसी की वस्तु पड़ी होगी कोई उठाएगा नहीं उसको, कोई चोरी नहीं होगी, कोई डकैती नहीं होगी, मतलब इसे ऐसे राज्य को राम राज्य कहते हैं ना। आराम, शांति, चैन। यहाँ पे बता रहे सब उदार सब परोपकारी, सब उदारता में जिएंगे और सब क्या करेंगे, दूसरों का भला करेंगे, परोपकार करेंगे। तो ये तीन ऑप्शन ए सी ई हमारे पास सही थे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाता है इस आधार पर। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 60 पर। यहां पर भी क्या करना था, एक सूची को दूसरी सूची के साथ मिलाना था। ठीक है, तो देखते हैं इसको। गवई गांव की गंध, यहाँ पे ये है विवेकी राय का और निबंध है ये। और जी यथासंभव, यथासंभव जो है वो शरद जोशी का है। शिखरों के सेतु, सी का 4 शिव प्रसाद सिंह, और डी का 2 वे और होंगे जो मारे जाएंगे।
तो इसका क्या होगा, 2, यानी कि रघुवीर सहाय। अब ऐसे प्रश्नों को तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, इनकी डेट्स याद करनी पड़ेगी, इनके किसने लिखे हैं, इनके कवि याद करने पड़ेंगे, है ना, निबंधकार याद करने पड़ेंगे। जन्म लिए थे, एक अभी और युग आएगा ना, जिसको कल की अवतार ना, कल की अवतार जब जब होगा, एक्चुअली मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, कल के अवतार का पता है मुझे, कल के अवतार जब होगा, राम राज्य तब आएगा, ठीक है। तो कल के अवतार में ये घटना घटेगी जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सूर्यकांत क्लियर है, बाकी आपको ज्यादा नॉलेज होगी इस बारे में, मुझे नहीं है, तो इतना ही मुझे पता है कि ऐसा होगा, कल की अवतार जब आएगा। चलें, क्या भूलूं क्या याद करूं में आए, चरित्र पूछा है यहाँ पर, क्या भूलूं क्या याद करूं, आपको बताइए किसकी आत्मकथा है ये, हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। तो उनकी कथा का ये पहला पार्ट है, 4 हिस्सों में है, 4 भागों में है उनकी आत्मकथा, तो ये पहला पार्ट है, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसमें इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है, क्या भूलूं क्या याद करूं से, पक्का 100%। तो यहां पर इसमें आंसर सही है, BDE। मुझे पता भी पता नहीं है, क्या मतलब आपको पता भी है और नहीं भी है, ये मतलब है या कुछ और मतलब है। हम्म, क्या कह रहे हो। BDE, प्रताप नारायण और सुरसती और राधा, तो ये 3 पात्र थे इसमें। उसके बाद आते हैं मानस का हंस। मानस का हंस के अनुसार उपन्यास के अंतिम अंश में तुलसीदास विनय पत्रिका के किस छंद को अंतिम छंद कहते हुए उसे गाने लगते हैं। तो किस छंद को, मानस का हंस अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसके बारे में, मारुति मन रुचि भरत की लखी लशन कही हो, कही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 63। इसकी भी मतलब ऐसे सूची वाले मिलान वाले क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछे गए थे ना, तो इन क्वेश्चंस पे काम करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोलने को तो एक क्वेश्चन है, बट इसके साथ कितने क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, 4 क्वेश्चन, एक में ही 4, है ना, 4 in 1। तो ये तरीका होता है एग्जामिनर का, कि बहुत सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेगा और आपका दिमाग भी मतलब थोड़ा घुमाएगा, कि हाँ पता चले आपको कि कैसे एग्जाम देना है। तो यहाँ पर क्या है, सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, उपन्यास है और पात्र है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। A का 2 यानी कि ब्रज किशोर परीक्षा गुरु के पात्र हैं। अजय जो है वो आपका बंटी के पात्र हैं, अजय शकुन और कौन कौन थे इसमें पात्र, वो सब, क्योंकि आपका बंटी से भी क्वेश्चन आता ही आता है ना, तो एक यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है। उसके बाद C का 4 था पूरणदेही जो है झूठा सच की, झूठा सच के पात्र हैं, और D का 3 निहाली जो है वो धरती धन्ना अपना के पात्र हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर है अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो अंधा युग के क्रम तो वैसे भी पूछे ही जाते हैं, मतलब अंधा युग नाटक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाता है इसमें से भी क्वेश्चन एक ना एक। तो यहाँ पर अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में, देखो जहां से क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ ना पूछा ही जाता है, तो वो अभी के एग्जाम के लिए भी आपको वहां से तैयार करके जाना है क्वेश्चन, ठीक है, मतलब तैयारी करके जानी है, एक क्वेश्चन नहीं तैयार करना, तैयार तो सारा ही करना पड़ेगा। अंधा युग के अंकों को देखते हैं हम, तो यहाँ पर EADCB, तो E पशु का उदय पहले आएगा, फिर अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, फिर D पंखपही और पट्टियां अंतराल है जो, और C गांधारी का श्राप, और B प्रभु की मृत्यु, लास्ट में प्रभु की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन थे जिनमें प्रभु की मृत्यु होती है लास्ट में, तो 1 और 4, तो 2 बीच वाले तो पहले ही लेमिनेट हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे लेमिनेट भी करना आपको सीखना है, कि कैसे आपको जो गलत ऑप्शन है उसको बाहर करना है, फिर आपको अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आसानी के लिए, पहले आपको जो लग रहा है कि ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, उसको निकाल करके पहले बाहर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित हैं। अब देखो सूर तुलसी जयसी पर निबंध संकलित है ना, तो कबीर तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि कबीर को ये ज्यादा मतलब पसंद भी नहीं करते थे कबीर को, है ना। तो कबीर तीनों ही ऑप्शंस में, बाकी तीनों ऑप्शंस में कबीर था, तो कबीर को
इन्होंने माना ही नहीं है तो कबीर को वैसे ही कट हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग भी आप लगा लेते तो ये आपका सही होता। तो सुर, तुलसी और जयसी त्रिवेणी में आते हैं 3 कवि। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए? तो ईसा की 10वीं शताब्दी इनका समय था, 972 ईस्वी, तो 10वीं शताब्दी में ये आते हैं, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे मिलान वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, कथन दिए हुए हैं, कहानियां दी हुई हैं। कौन सी कहानी का कौन सा कथन है ये आपसे पूछा गया है। तो क्या है, मारो मत धीरे धीरे चलने दो जल्दी क्या है। तीसरी कसम का की ये पंक्ति है, चलो ठीक है कोई चूड़ियां मुड़ियां हो तो वह भी पहन लो। तो ये चीफ की दावत का कथन है। मैं अनुचर हूं वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात ना करूंगा। आकाशदीप का कहानी का ये कथन है। वह आंखें मूंद सोच रही थी, सोच कहाँ रही थी, जा रही थी। तो ये है परिंदे कहानी, और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर तुलसीराम की को छोटी उम्र में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचने वाले 3 लोग कौन थे? तो उसमें थे मुन्नर, सोनई और जेदी। फिर से मिलान वाला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, उपन्यास और उपन्यासकार पूछे हैं। तो यहाँ पर क्या है, इलाचंद्र जोशी जो है वो निर्वासित उपन्यास है इनका। यशपाल का उपन्यास है मनुष्य के रूप। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है आखिरी दांव। और गुलशेखा शानी का है उपन्यास सांप और सीढ़ी। उसके बाद 70, प्रश्न नंबर 70, अर्धमागधी प्राकृत के संबंध में सत्य कथन पूछा है यहाँ पर। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर जो सत्य हैं, ए, डी और ई। तो जैन आचार्य ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया है। किस भाषा को? अर्धमागधी प्राकृत को, ठीक है। इस अर्धमागधी प्राकृत की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद डी इसका सही जवाब है। अर्धमागधी प्राकृत की स्थिति मागधी और शौरसेनी प्रकृतों के बीच मानी गई है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ई है, अर्धमागधी प्राकृत के अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि बोली का संबंध माना जाता है। तो ये तीनों ही जो आंसर ऑप्शंस थे वो इसके सही थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 71 को। यहाँ पर क्या लिखा है कि एक साहित्य की डायरी के अध्याय कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक के एक पत्र यशराज की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पर मतलब ये भी पूछा हुआ था कि पढ़ाई कितनी की है। तो बीएससी, बीटेक, एलएलबी पढ़ाया हुआ था वैसे मैंने ये आपको, और जितने भी इसमें पात्र थे उन सबकी मैंने आपको उपाधियां भी बता रखी थी, है ना। तो अच्छे से ये करवाया हुआ था अगर आपको याद होगा तो ये आंसर इसका 3 सही था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 72, चकित चकत्ता चौंकी चौंकी उठे बार बार, दिल्ली दहसती चिते चाही करशती है, बिलखी बदन बिलखत विजयपुरपति, फिरत फिरंगन की नारी फरकती है। अब ये देखो भूषण की पंक्तियां थी, बहुत अच्छे से करवाई हुई थी पंक्तियां मैंने। इसके आगे पीछे भी जो पंक्तियां थी वो भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताई हुई थी, तो याद होगा। तो भूषण की पंक्तियां हैं ये। उसके बाद है सरोस्मृति कविता की इन पंक्तियों को कविता के आने के अनुसार कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाई। अब देखो ये भी थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि कविताएं बच्चे मैक्सिमम याद नहीं रख पाते हैं ना, याद नहीं रखते। अब पढ़ी होगी अगर कविता अच्छे से, उसकी स्टोरी पता होगी कि पहले कवि किस चीज का वर्णन कर रहा है, फिर बाद में क्या वर्णन कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है। अगर आपको ऐसे भी याद होगी थोड़ी सी स्टोरी, फिर भी आपकी पंक्तियां बिल्कुल सही हो जाती है ना। तो यहां पर देखते हैं हम, पहले इसमें क्या आता है, ई, ऑप्शन नंबर ई, तेरा वह जीवन सिंधु तरण। तो पहले तो वो अपनी पुत्री सरोज को संबोधित कर रहे हैं, और संबोधित करते हुए वो क्या कह रहे हैं, पहले तेरा वह जीवन सिंधु तरण, फिर कहते हैं वो मैं कवि हूं पाया है प्रकाश। उसके बाद कहते हैं धन्य मैं पिता निरर्थक था, कि तेरे हित में मैं कुछ भी ना कर सका, है ना। उसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर बी, और भी फलित होगी वह छवि, और सी दुख ही जीवन की कथा रही। तो आपको पता है दुख ही जीवन की कथा रही है, तो लास्ट ही इनकी वो है अंत में बोली है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन था वो 3 ऑप्शंस में था, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था एलिमिनेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमस उपन्यास के अनुसार फेरी वाले इत्र फरोश पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम क्या था? रणवीर, ठीक है। तो ये यहाँ पर लगाया हुआ है निशान। क्या है, पापियों दुष्टों का संहार करेंगे तभी सतयुग का
प्रारंभ होगा, ये था क्या मैम? हाँ हाँ, यही कह रही थी मैं सुरुचि, यही मतलब मेरा था। सतयुग है वो एक्चुअल में। ओके, चले, सतयुग था वो एक्चुअल में, जो मुझे याद नहीं आ रहा था। पर कल के अवतार में जो राम आएंगे वो भी एक बात है ना। मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये भी आपको इसके खंड करवाए हुए थे मैंने अच्छे से, और क्योंकि पिछली बार भी इसमें से क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है ना। तो यहाँ पर भी जो क्रम ही पूछ लिया था इनका, क्योंकि अब आपको पता ही है कंपटीशन टफ हो रहा है, एग्जामिनर के पास भी उतना है नहीं कि कहाँ से पूछे, तो वो और ज्यादा डीप जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ई सी ए बी डी। तो यहाँ पर लहासा से उत्तर की ओर, चांग की ओर, सक्य की ओर, और उसके बाद बी और डी, झेलम की ओर और नेपाल की ओर। ठीक है, इसके अभी भी देख लेना, अभी वाले एग्जाम के लिए भी इसके क्रम देख लेना, ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 76 पर। पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ घन बन बन ढाक, किमी की भेंटो कुंत तुम, ना मोही पाव न खाओ। यह कवितांश जयसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड में किस मास के वर्णन के अंत में आया है? तो नागमती वियोग जो खंड है आपके सिलेबस में ही है, तो सावन के अंत में आया है ये। प्रश्न नंबर 77, 77। तो अपने सिलेबस तो आपको आना ही चाहिए, है ना। कई बार सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार का ये अच्छा था कि सिलेबस के बाहर से कुछ भी नहीं आया था, सब आपके सिलेबस के अंदर से ही आया था, है ना। तो ये एक अच्छी बात थी। तो आपका सिलेबस भी अगर आप कम से कम कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता था पहले तो बाहर से भी पढ़ना पड़ता था, लेकिन अभी इस बार जो है पूरा सिलेबस के अंदर से ही आया था। अगर आपको सिलेबस में नहीं अपना पता होगा तो फिर मुश्किल की बात है ना। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद पूछे कौन कौन से हैं? तो बी, डी और ई सही जवाब है इसका। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, तो बहुत ही प्रसिद्ध कथन है चाणक्य का ना। उसके बाद है डी, महत्वाकांक्षा के मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। और फिर ई, ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित कविता संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है इनको। तो देख लेते हैं इनका जो पहले से बाद का क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर सारे लिख रखे हैं, क्रम देख लेना, डी ए ई सी बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ठीक है, तो बाकी मैं आपको बता देती हूँ। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जो है उसका समय 84 है, और पत्थर फेंकता हूं का समय 2010 है, जिसको साहित्य अकादमी में मिला था। और चांद का मुंह टेढ़ा है का समय है 1964, जिसमें जो लिखे हैं मुक्ति बोध ने, है ना, मुक्ति बोध द्वारा रचित है ये कविता संग्रह। चांद की वर्तनी 2006 में लिखा गया, नए इलाके में 1996 में लिखा गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79 पर। विज्ञान और कविता के संबंध पर किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा की है? तो किसने की है? कॉलरिज ने, है ना। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन है और मैंने लिखा है यहाँ पर नॉट श्योर। तो दो ऑप्शन यानी कि कॉलरिज और आइए रिचर्ड्स में कंफ्यूजन है, वैसे इसको रिचर्ड्स कर लेना आप। ठीक है, बाकी मैं इसको एक बार चेक करूंगी। 8, हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण प्रकृति के 4 अध्याय के किस अध्याय से संकलित है? तो चौथे अध्याय से ये संकलित है, हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन पूछा था आपसे। मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में है? ये तो आपने कर ही लिया होगा, 4 भागों में है, आसान था ये। एक साहित्य की डायरी के अध्यायों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना, अब यहाँ पे भी क्रम में पूछा गया है। तो इसमें क्या है, बी डी ई ए सी। बी मतलब डबरे पर सूरज का, सॉरी, डी पहले आएगा तीसरा क्षण, फिर डबरे पर सूरज का बिंब, फिर आएगा ई, नए की जन्म कुंडली। नए की जन्म कुंडली एक, नए की जन्म कुंडली दो, ऐसे ही है ना, रिचर्ड्स ही है। ओके, उसके बाद है ए वीरकर, और उसके बाद है सी विशिष्ट और अद्वितीय। ओके, थैंक यू सूर्यकांत। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है।
जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। तो ये कथन पूछा गया किस लेखक का है ना। तो मैंने आपको पढ़ाया था शुक्ल से, कई बच्चों ने शुक्ल भी लगाया होगा इसके लिए। तो मैंने आपको जब ये पढ़ाया था शुक्ल से, तो उसमें क्या था, थोड़ा सा मिलती जुलती पंक्तियां थी। क्या थी? जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की संचित क्या है वो, वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है ना। ऐसे थी शुक्ल वाली पंक्तियां। अब जो बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे उन्होंने इसको गलत किया होगा, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है साहित्य ठीक वैसा ही होता है। तो किसी ने गलती से तुक्के से ये लगा दिया होगा रामचंद्र शुक्ल, लेकिन कौन है इसके जो लिखने वाले हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन से पात्र कोसी का घटवार कहानी के हैं? तो कोसी का घटवार कहानी के पात्र कौन कौन से हैं? एक तो है लक्ष्मा और गोसाई, तो ये तो है ही दोनों, है ना। ये तो आपको पता ही है, इन पे इस पूरी स्टोरी जो है वो आधारित है। और कौन है इसमें? धर्म सिंह है। उसके बाद है 85, जिंदगी नामा उपन्यास में आए नए गीतों मुखड़ों को उपन्यास में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो बता रहे हैं कि वो जो मुखड़े हैं, गीत हैं, पहले से बाद के क्रम में। ये भी थोड़ा सा मुश्किल सवाल था अगर आपने नहीं पढ़ा था तो, है ना। जिंदगी नामा उपन्यास, तो उपन्यास पढ़ने भी मतलब टेक्स्ट तो सारा ही जरूरी था पढ़ना। तो यहाँ पर पहले से बाद का क्रम पूछा गया था इसके लिए। तो देखते हैं इसका क्या है। CEBDA, सी पहले आएगा। अव्वल हमद खुदादा विरज कीजे, इश्क कीता सु जगदा मूल मिया। फिर है ई, चढ़ गए चेत पड़ी फुहार यारों बहुत बड़ी सरकार। बी, ऑप्शन नंबर बी, मैं सूरज अगन लगाऊंगी मैं प्यारा यार मनाऊंगी। और फिर है डी, मियां मजनुआ ओ चिट्टे तेरे दंद दिखी हंसिया ओ। और उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर ई, सॉरी ए फर्स्ट। कहाँ गया? नीचे ज्यादा आ गया क्या? सॉरी, नीचे पता नहीं कैसे आ गया। यहाँ थे ना हम 85 पर, तो 85 हमने कर लिया, 86 अब करना है। भारत दुर्दशा नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर शैली और राग का नाम दिया गया है ना। भारत दुर्दशा नाटक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या दिया हुआ था। नाटक के विभिन्न गीतों के ऊपर क्या दिया था, उसकी शैली बताई थी कि कौन सी शैली में है, और राग बताया था उस गीत का कि कौन सा राग है। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का जो सही उत्तर है उसका चयन करना है, सी, डी और ई। तो लावनी है इसमें, राग चैती गौरी है इसमें, और राग काफी है इसमें, 3 राग है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी था 87 जो है वो सूची मिलान को लेकर के। सूची मिलान देख रहे हैं ना कितने क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके फिर से अभी पूछे जाने की संभावना है। लेखक, उनकी रचनाएं हैं और उनके लिखने, उनके जो सन है उनको याद रखें, ठीक है। क्योंकि अभी डेट्स उतनी ज्यादा नहीं पूछी जा रही हैं, लेकिन पूछी तो जाएंगी, बट उतनी ज्यादा नहीं पूछी जा रही है जैसे पहले पूछी जाती थी। गोविंद मिश्र, दरख्तों के पार। रामशरण जोशी, अपनों के पास अपनों के दूर, अपनों से दूर। और धर्मवीर भारती का यात्रा चक्र। और उसके बाद रमेश चंद्र शाह का क्या है, बहुवचन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र पूछा था, यहाँ पर भी आसान क्वेश्चन था, ए और डी और ई, ए, डी और ई। लोरिक देव, कुमार कृष्णवर्धन और विरति वज्र, ये 3 है। आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है? तो आदमी नामा के आदमी नामा नज्म से इसका समापन होता है। महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध
संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है। तो स्त्री मुक्ति पूछा था कि किसका केंद्रीय विषय है, तो श्रृंखला की कड़ियां। तो उसका फिर से मिलान वाला क्वेश्चन आया है आपको, आगे होगा क्रम लगाने वाला। अच्छा, ओके, मतलब उतना नहीं पूछा जा रहा है, वो तो होगा, लेकिन क्रम ना उतना ज्यादा नहीं पूछा जा रहा, पहले ज्यादा पूछा जाता था, पहले ज्यादा क्वेश्चन आते थे क्रम से, अब नहीं आते उतने ज्यादा, अब तो एक दो क्वेश्चन अगर आ गया तो आ जाता है बस। भ्रमर गीत सार की पद की प्रथम पंक्ति अ, पूछी है यहाँ पर, आयो घोष बड़ो व्यापारी, तो इसमें कौन सा राग है, राग काफी। मैंने आपको ये सब करवाया था, और पीडीएफ अगर आप देख लेना, उसमें पूरा बड़ा बड़ा ऊपर लिखा था राग नट, राग काफी, राग धनाश्री, जो जो हमने पद पढ़े थे उसमें पूरा उनके राग भी वो हमने ऊपर, मैंने ऊपर लिख करके आपको दिए थे, ठीक है। और मुझे पता है आपका ध्यान नहीं गया होगा उस तरफ कि क्या पढ़ना है, इसका पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ना, आपने ये सोचा होगा छोड़ो रहने देते हैं। तो इस बार इसको भी देख करके जाना। आया घोष बड़ो व्यापारी में क्या कौन सा है राग, काफी। आय जोग सिखावन पांडे, राग नट। हमारे ये हारेल की लकड़ी, साग सारंग। और हम तो कान्हा केल की भूखी, तो ये राग धनाश्री था, और ऑप्शन नंबर 3 इसका सही था। फिर आते हैं 92 पर, आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। तो आपको पता ही है, आना जाना आ रही जा रही है ना, तो आ रही है। अर्थ तो इसका पूछेगा, मुंह देखो तो सोचेगा, तो आपको पता ही है ये कौन है, शीशा दर्पण। एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से वह पीवे पानी। तो नीचे से कौन पानी पी रही है, दिए की बाती। मिला रहे तो नर रहे, अलग होए तो नार, सोने का सा रंग है, कोई चतुरा करे विचार। तो ये क्या है, चना, सोने का रंग चना। कामायनी के लज्जा सर्ग की पंक्तियां यहाँ पे पूछी हैं, तो 3 पंक्तियां लज्जा सर्ग में हैं। एक तो है, मैं एक पकड़ हूं जो कहती ठहरो, कुछ सोच विचार करो, इस निविड़ निशा में संस्कृति की अब आलोकमयी रेखा क्या है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में। तो ये कहाँ की पंक्तियां हैं, कामायनी की। 94 जो क्वेश्चन नंबर है, कैसे पता चलता है। अच्छा, इसकी मैं ना आपको वो क्लास में बता दूंगी, पीडीएफ दिखा करके, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे रखा नहीं है, अभी यहाँ पर पेपर ही रखा है, ठीक है। एक दो दिन में मैं आपको बता दूंगी इसको। चले, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्य शास्त्री के सिद्धांत से की जाती है। तो अभिनव गुप्त की बात हो रही है यहाँ पर, और इनका जो रचना है वो है अभिव्यक्तिवाद। हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले तनिक नहावत चैन। यह गीत गोदान में किस पात्र कौन सा पात्र गाता है, या फिर किस पात्र ने गाया है, तो होरी ने गाया है, ठीक है। और गोदान से भी क्वेश्चन आता ही आता है, जो अपनी रीति के अनुसार आया ही हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित चरित्रों को तत्संबंधी नाटकों के प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर क्रम लगाने के लिए आपका ये क्वेश्चन आया था, अलका जो चंद्रगुप्त के पात्र है। अब यहाँ पर कैसा था, यहाँ पे पैटर्न टोटली चेंज हो गया। पहले क्या दिया है, पहले दिए हैं नाटक के पात्र, फिर बोला है कि उनके नाटकों को ढूंढो भाई, उनको नाटकों को ढूंढ करके भी इनको चैन नहीं है, उसके बाद फिर उनके सन भी ढूंढो। 3 मतलब टाइप से इसको चेंज किया, 3 वेव्स में, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं आपके, देखो पात्र दिए हैं आपको, अब आप पहले उनके लेखक ढूंढो, पहले पहले तो वो नाटक ढूंढो, फिर ढूंढो लेखक, फिर ढूंढो उनके सन। तो मतलब 3 भी नहीं, 4 समझ लो ये। पहले तो ये देखना कि कौन से नाटक के पात्र हैं। तो अलका जो है वो चंद्रगुप्त नाटक के पात्र है, 1933 में लिखा गया ये चंद्रगुप्त। फिर है अनुनासिक, जो आषाढ़ का एक दिन का पात्र है, और आषाढ़ का एक दिन कब लिखा गया था, 1558 में। लिखा किसने था ये आषाढ़ का एक दिन, बताओ जल्दी। नारायण दास अंधेर नगरी का पात्र है, और अंधेर नगरी का समय है 1881। अशोक जो है वो भी आधे अधूरे का पात्र है, 1969, और ये भी लिखा है मोहन राकेश ने। लोचन बाबू महाभोज, महाभोज नाटक
के पात्र हैं लोचन बाबू। महाभोज नाटक लिखा किसने है? किसने लिखा है? मनु भंडारी ने। पहले ये क्या था? पहले तो ये नाटक नहीं था, नाट्य रूपांतरण बाद में हुआ है उसका ना। महाभोज का समय 82 अब आते हैं दिए गए विकल्प। अच्छा, यहाँ पर नीचे जो था कोड में आंसर दिया हुआ था, ये आपने कर लिया होगा। अब फिर से सूची वाला क्वेश्चन आ जाता है। उस मुहावरे को समझ गया हूं जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। अकाल दर्शन कविता की पंक्ति है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। नक्सलवाड़ी से ये ली गई है। नक्सलवाड़ी कविता है जिसमें आपको मोहन राकेश, गुड। नक्सलवाड़ी एक कविता है जिसमें क्या है? ये नक्सलवाड़ी का आंदोलन है, ठीक है। मेरे देश की संसद मौन है। मेरे देश की संसद मौन है, रोटी और संसद। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, रोटी और संसद। इस तरह से आपसे पंक्तियां भी पूछी जा रही हैं आजकल। अब आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो पहले कौन सा है जो आप जो पहले आएगा वो है 1902 कुमार संभव सार। फिर है कविता कलाप 1909। फिर है रसज्ञ रंजन 1920 और लेखांजलि 1928। आगे आते हैं लिटरेरिया बायोग्राफी है, इसमें उल्टा दिया बायोग्राफी लिटरेरिया होना था ये, ठीक है। मतलब चलो बात एक ही है लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बायोग्राफी लिटरेरिया किसकी है? कॉलरिज की। द रेटोरिक्स किसकी है? अरस्तु की। द लिरिकल बैलेट्स किसकी है? वर्ड्सवर्थ की। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसकी है? आइए रिचर्ड्स की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 100। ठीक है, प्रश्न नंबर 100 में क्या है? महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार बताए हैं इसमें, और ऑप्शन है आपके वैसे ही सेम 5 ऑप्शन और उसके बाद 4 ऑप्शन। भारत भूख से मर रहा है क्योंकि उसे उस रोजी रोजगार से वंचित कर दिया गया है। बी, अस्पृश्यता जाति की उपज नहीं बल्कि ऊंच नीच की उस भावना की उपज है जो हिंदू धर्म में घुस आई है और उसे भीतर से खोखला कर रही है। ये आंसर इसका सही है। और उसके बाद आते हैं हम ऑप्शन नंबर ई पर। वे लोग जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है आगे। संवाद है फिर उनके मिलान है ना। एक मिनट क्वेश्चन पढ़ो, मैं आ रही हूं। चले तो हम देख रहे थे ये वाला क्वेश्चन। यहां पर क्या था? संवाद, और उसके साथ क्या था?
पात्र और या फिर चरित्र, है ना। मैं इसको छोटा कर देती हूँ थोड़ा, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और मुझे भी ना हो। तो ये आ गया पूरी स्क्रीन पर। अब मैं इसको पढ़ती हूँ। संवाद दिया हुआ है, धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वह माप है उनका ऐश्वर्य। कौन कह रहा है? देवसेना। जिस राष्ट्र और समाज से हमारे सुख शांति में बाधा पड़ती हो, उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। श्रमण का कथन है, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। ये धातु सेन कह रहे हैं। और प्रश्न, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है, प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। तो ये धातु से, सॉरी, देवसेना। यहां पर गलत लगाया क्या मैंने? ये टिक विजया को लगाना था, ये देवसेना को लगा दिया हुआ है, ठीक है, गलती से। तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इसके हिसाब से आप इसको ठीक करना। नीचे मतलब एक पे टिक लगाया हुआ है, ठीक है। पेन चल नहीं रहा पीडीएफ में, इसलिए मैं कर नहीं पा रही कुछ। आगे आते हैं 102 पे। यहाँ पर क्या पूछा है आपको? उपन्यास दिए हुए हैं, उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसको भी मैं जल्दी से देख लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी होने वाला है। मैं जल्दी जल्दी इसको करवा रही हूँ, ठीक है। चित्रलेखा जो है वो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है 1934 में। विराटा की पद्मिनी जो है वो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है 1936 में। अलका जो है वो निराला जी का उपन्यास है 1933 में। राम रहीम 1936 में राधिका रमन प्रसाद सिंह। और विस्मृति के गर्भ में 1946 राहुल सांकृत्यायन। इसमें भी ऑप्शन गलत दिए हुए थे, मतलब दो दो तीन क्वेश्चन आपके ऐसे थे जिसमें ऑप्शन ही गलत थे, ठीक है। तो इसमें जो है ये नीचे ऑप्शन करेक्ट करके दिया हुआ है मैंने, तो ये मिलान कर लेना आप अपने हिसाब से। अब आप आगे आते हैं 103, प्रश्न नंबर 103 पर। तो यहां पर क्या है? यहाँ पर दिए हुए हैं फिर से आपको सूची, मिलान फिर से आपको मिलान करना। देख लो कितने क्वेश्चंस आपके आ गए हैं जो मिलान के हैं। कहानीकार हैं और कहानियां हैं, देखो कहानियों से भी हैं, निबंधों से भी हैं, उपन्यासों से भी हैं, मतलब हर जगह से इन्होंने मिलान वाले क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। राजेंद्र यादव अपने पार, अज्ञे का जिज्ञासा, अज्ञे की कहानी है जिज्ञासा। जयशंकर प्रसाद की है चित्र लिखे पत्थर। और माधवराव सप्रे की कहानी है एक पथिक का स्वप्न। 104, इसको भी मिलान करना था। यहाँ एकांकियां दी हुई हैं और लेखक, मतलब हर विधा को यहाँ पर लाया हुआ है इन्होंने मिलान में। भारत भूषण अग्रवाल पलायन। कमलेश्वर, कमलेश्वर का क्या है इसमें? बी का एक। लहर लौट गई। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर सी का 2, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। और उदय शंकर भट्ट का आदिम युग। फिर आते हैं 105, करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? तो परिंदे कहानी का पात्र है करीमुद्दीन। परिंदे कहानी से 2 क्वेश्चन आ गए आपके, है ना। उसके बाद है भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना। अब इसमें क्या था कि क्रमानुसार लगाना था इनको, है ना। तो यहां पर है रसगंगाधर जो है वो जगन्नाथ का है, जगन्नाथ की रचना है। और 17 में है, मतलब समय इसका। काव्य अलंकार भामह। साहित्य दर्पण विश्वनाथ, इसके समय भी साथ में लिख रखे हैं। शताब्दी 11, काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी मम्मट। ध्वन्यालोक लोचन 10वीं शताब्दी अभिनव गुप्त। तो इसके मैंने आपको वो भी करवाए हुए थे ना, ट्रिक्स के साथ करवाया हुआ था ये। तो 3 इसका सही जवाब है। नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका। यहाँ पे प्रकाशिनी लिखा था जो कि गलत था, मिसप्रिंट था ये, तो प्रदायिनी होगा। ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका, नवीन चंद्र राय। आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है? तो किन्नी, किन्नी बात करती है ना अपने भाई के लिए। अशोक से जब उसका झगड़ा होता है तो कहती है वर्णा को मैं जानती हूँ, है ना, तुम्हारी कौन है वो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो। 109, भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक यहाँ पे पूछे हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो था 3, बी, सी और ई। बी में कृषि और कृषक, रईसों के राजपूत और धर्म की दशा। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 110 पर। निम्नांकित चरित्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है।
तो यहाँ पर है DACEB, दूसरा वाला जो है सही हो जाएगा इसका, है ना। तो यहाँ पे पूरा लिख भी रखा है मैंने, सोमराज साहनी झूठा सच का पात्र है ये, और 58 में आपको बताइए झूठा सच लिखा गया है। काशी शाह जो है वो जिंदगी नामा का पात्र है, और 79 में ये लिखा गया है जिंदगी नामा। और रुक्पन बाबू जो है वो राग दरबारी के हैं, और 68 में लिखा गया है, 1968 में ये। प्यारू जो है वो मैला अंचल का पात्र है, 1954 में। मैला मैला अंचल से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, झूठा सच से भी मिल रहा है, जिंदगी नामा से भी, मतलब हर जगह से। धरती धरना अपना का है, ये 72 में लिखा गया, प्रतापी पात्र है। ओ महान महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका, सुदर्शनी प्रियदर्शिनी, तुम स्वयं द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की सिंथेसिस हो। मैला अंचल उपन्यास का यह कवितांश किसने किसके बारे में लिखा? चरित्रों के सही युग्म का चयन करना है। तो चिनकारी जी जो है वो लक्ष्मी को कहते हैं। तो ये मैला अंचल से प्रश्न था आपका। फिर विकल है प्राण मेरे, यह गीत महादेवी वर्मा की किस पुस्तक में पहली बार संकलित हुआ? तो सांध्य गीत में। प्रश्न नंबर 113 में क्या है? प्रयोगवाद के संबंध में इनमें से कौन से कथन नामवर सिंह के हैं? तो नामवर सिंह के कथन जो है वो ABC 3 है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में देखना, ABC, ACB लिखा है, BCA, तो 4 और 3 यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे, है ना, क्योंकि बात एक ही है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। प्रयोगशीलता व्यक्तिगत अन्वेषण की वस्तु है। प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं, वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियों से लिए गए हैं ये कथन। नामवर सिंह की पुस्तक है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। कुल मिलाकर यह चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर A था वो सही था, CADEB। तो इसको देख लेना आप। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बांगरू बोली का क्षेत्र माना जाता है? तो हिसार है ना, हरियाणा। बांगरू जो है वो हरियाणा में बोली जाती है ना, तो हिसार जो है वो कहाँ पे आता है? हरियाणा में। अपना वो आप ही बरसो, जैसे सोनहा कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या है पूछा था, यहाँ पर सोना का अर्थ पूछा था। तो अपनबो आप ही बिसरो, जैसे सोना कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो। भूखी मरो मतलब भौंकता कौन है? कुत्ता। तो यहाँ पे वैसे ही आपको अगर थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाते हैं आपका सही हो जाता, कुत्ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर भी पूरा मैंने आपको लिखा हुआ है। रस मीमांसा 49 में, जयसी ग्रंथावली 24, हिंदी साहित्य का इतिहास 29, गोस्वामी तुलसीदास 23 और भ्रमर गीत सार 25। 118, इनमें से किस जैन आचार्य को कली काल सर्वज्ञ नाम से भी जाना जाता है? तो हेमचंद्र है वो। 119 में असाध्य वीणा कविता में वर्णित प्रियमवत के नीरव एकालाप में आए संबोधनों को पहले से बाद के क्रम में लगाना। आप देखो इसमें भी कविता का पूरा वो पूछा हुआ है ना, सीक्वेंस पूछा हुआ है। थोड़ा सा मतलब टफ टाइप का क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने कविता अच्छे से पढ़ाई तो मैंने थी क्लास में अच्छे से कविता, तो अच्छा है, मतलब मुझे लग रहा है कि आपने किया होगा सही। ओ विशाल तरु पहले आएगा, फिर ओ दीर्घ काय, ओ रस प्लावन, नहीं 3 पहले आएगा, ओ रस संभार, फिर आएगा ओ रस प्लावन, फिर ओ शरण्य पान। मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे काउंटिंग लिखी हुई है, देख लेना इसको। बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम से पहले के बाद के क्रम में लगाना है। तो जैसे नाटक में ये आए हैं जिस क्रम से, उसी क्रम में इनको लगाना है। तो इसको भी आपको देख लेना है। यहाँ पर इसका सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, 120 तक हमने कर लिया, 121 से हम कल की क्लास में करेंगे अब इसको। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। कल इसको आगे करेंगे कंटिन्यू, और इसके साथ फिर अब और क्वेश्चंस में रख लूंगी साथ में, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए और ज्यादा। तो ये तो हमारा मतलब कंप्लीट हो ही जाएगा ना थोड़ी देर में, थोड़े टाइम में। फिर हम आगे के लिए
नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब और रख लेंगे अगले किसी और पेपर से, पुराने पेपर से ना, प्रीवियस ईयर पेपर से। तो 120 तक हमने अभी कर लिया है, टोटल आपके 150 तो क्वेश्चन होते हैं। तो जो बाकी बचे वो हम कल करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस कुछ और रख लूंगी मैं आपके लिए। तो अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहें, पेपर आपका होना ही होना है, तो बिल्कुल भी मतलब ढीले ना पड़ना, है ना। यही आपका मौका है, आपको ये मौका मिला है दोबारा कि आपका जेआरएफ हो, तो इस मौके को आपने व्यर्थ नहीं गंवाना है, ठीक है। इस मौके का आपको पूरा लाभ उठाना है, पूरा फायदा उठाना है, और आपको पढ़ना है अच्छे से। और जो पैटर्न अभी आया है इस पे आप काम करें। मिलान वाले क्वेश्चंस जैसे ज्यादा आ रहे हैं, यूनिट 2 से आपके क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, कविताओं से कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो ऑर्डर्स में लगाने के लिए, क्रमानुसार लगाने के लिए आए हुए हैं, तो उसको देख लेना। मतलब इन पैटर्न पे काम करो। बाकी प्रीवियस ईयर तो मैं आपको करवा ही रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आने की संभावना है, क्योंकि एकदम से एग्जामिनर पेपर उतना डीप नहीं बना पाएगा, है ना। मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक होता है क्या मैम पत्रिका? हाँ जी, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक होता है। हाँ, पत्रिकाओं में देख लेना, पत्रिकाएं भी। और बाकी प्रीवियस ईयर तो मैं करवा ही रही हूँ, उसकी तो आप टेंशन मत लें। बाकी चीजों पे आप काम करें, है ना। जितना मैं करवा पाऊंगी क्लास में उतना मैं जरूर आपको करवाऊंगी। बाकी आप ढीले ना पड़े बिल्कुल भी, आपके पास मौका है, इस मौके को मत जाने देना अपने हाथ से, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट सबको।